हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए यूपी में जो आप लोग का बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, उसमें जो बच्चे कॉमर्स से हैं उनका सब्जेक्ट कॉमर्स रहेगा, क्योंकि 50 क्वेश्चंस आने हैं, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ। इससे पहले भी मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ, एक अलग से चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है, देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। और इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें और भी आगे प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर मैं आऊंगी एग्जाम तक आपके, तो जितना भी इसमें सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट में ही क्वेश्चन इस तरह से रहेंगे कि आपको सिलेबस वाइज कवर होता जाएगा, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाएगी और सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लेते हैं, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है जहां से सिलेबस। सबसे पहले हमें समझना है बिजनेस के बारे में कि बिजनेस होता क्या है, व्यापार क्या होता है, व्यवसाय क्या होता है। बिजनेस होता क्या है, कितने फॉर्म्स होती हैं, क्या नेचर रहेगा, क्या रिस्क होते हैं, इससे रिलेटेड आपकी वीडियो रहेगी। तो उसमें सबसे पहले जब भी पॉइंट आता है कि बिजनेस क्या है, तो उससे पहले आपको ये देखना होता है कि जो भी बिजनेस होगा वो किससे शुरू होता है जो भी आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, आर्थिक क्रियाएं होती हैं। तो पहला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्रोडक्शन, सोशल सर्विस, प्रोफेशनल, ट्रेडिंग इन गुड्स। कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आर्थिक गतिविधि नहीं मानी जाएगी? कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो व्यावसायिक होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो व्यावसायिक नहीं होती हैं, यानी आर्थिक नहीं होती हैं। तो ऐसी सारी क्रियाएं जिनका ऑब्जेक्टिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना, इनकम अर्न करना होता है, वो क्या हो जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाती है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो इकोनॉमिक नहीं है। उत्पादन, प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन किया ही इसलिए जाता है कि जो है सेल किया जा सके, हो जाएगा। उसके बाद जो प्रोफेशन होता है पेशेवर, ये भी करेक्ट है, पेशेवर होना भी, कि जो प्रोफेशन होते हैं जैसे कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई ऑडिटर है, तो उनका ये प्रोफेशन है, उससे उनको क्या होता है, जो भी उनकी फीस होती है वो मिलती है। ट्रेडिंग इन गुड्स, माल का व्यापार करना, तो ये भी आपका क्या है कि जो बिजनेस में है, जो भी गुड्स हैं आपके, उनकी ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जो समाज सेवा होती है, सोशल सर्विस होती है, ये क्या है? ये आपकी एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। सोशल सर्विस जो की जाती है बिना किसी सेल्फिश अपने स्वार्थ के या किसी अपने हित के बिना की जाती है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी? ये आर्थिक गतिविधि नहीं होगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक सेवा, सोशल सर्विस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प व्यवसायिक गतिविधि नहीं है? विच ऑप्शन इज नॉट ए बिजनेस एक्टिविटी? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर वेजेस। ये भी आपका जो क्वेश्चन है सेम वैसे ही मिलता जुलता ही है थोड़ा सा। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा इसका लेवल अप है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी ये देखने में कि कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं होगी। माल का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करेक्ट है, होगा। जो ट्रांसपोर्टेशन, तो परिवहन का काम होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर के जाना होता है, चाहे वो गुड्स होते हैं या फिर पैसेंजर्स होते हैं, तो सबका पर्पज भी क्या रहता है? धन कमाना ही रहता है, अर्निंग ही रहती है, तो बिजनेस एक्टिविटी होगी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, माल का आदान प्रदान, ये भी क्या हो जाएगा? बिजनेस एक्टिविटी है। लेकिन क्या कह रहा है? वर्क इन ए फैक्ट्री फॉर वेजेस, मजदूरी के लिए किसी फैक्ट्री में काम करना। जब कोई भी व्यक्ति, कोई मजदूर है, कोई वर्कर है, किसी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके बदले में उसको क्या मिल रही है? वेजेस मिल रही है या फिर सैलरी मिल रही है। तो ये उसका कोई बिजनेस थोड़ी ना है, वो तो अर्न कर रहा है, वो बिजनेस नहीं कर रहा, वो कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, वो कुछ भी अपनी उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, किसी कंपनी में वो काम कर रहा है, उसके बदले में उसको क्या मिल रही है? इनकम मिल रही है। प्रॉफिट लॉस उसको कुछ नहीं होगा, उसको सिर्फ इनकम मिलेगी या फिर वेजेस मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सी व्यवसायिक गतिविधि नहीं होगी? वो हो जाएगी ऑप्शन डी। अब एक चीज ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है व्यवसायिक गतिविधि नहीं है, और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था? कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, आर्थिक क्रिया नहीं है। दोनों में डिफरेंस है, आर्थिक गतिविधि अलग होती है और जो बिजनेस एक्टिविटी है, ऐसी गतिविधियां जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उसको भी आप कई तरह से डिवाइड करते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे एक चार्ट, इसमें कि मैंने अलग से समझाया हुआ है आपको कि कौन सी एक्टिविटीज हैं
जो आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं और कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आर्थिक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, बिजनेस एक्टिविटीज का एक चार्ट लगा हुआ है कि कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज मानी जाती हैं। तो एक व्यापार हो जाता है, वाणिज्य बिजनेस है, कॉमर्स है, इंडस्ट्री है, या फिर जो डायरेक्ट सर्विसेज दी जाती हैं उनको ही बिजनेस एक्टिविटीज माना जाता है। तो जो व्यापार है उसमें डोमेस्टिक आ जाता है, और जो फॉरेन कंट्री के साथ कर रहे हैं या फिर जो देशी होता है उसमें भी तीन तरह के आते हैं, सॉरी, स्थानीय, राज्य और अंतर्राज्यीय। और जो विदेशी होता है उसमें आयात, निर्यात और पुनर्निर्यात हो जाता है। वाणिज्य की अगर हम बात करें तो व्यापार, परिवहन, बैंकिंग संस्थाएं, बीमा कंपनियां, भंडार गृह, विज्ञापन, इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये एग्जाम में इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये क्रिया कर रहा है तो वो किसके अंतर्गत आएगी। तो जैसे परिवहन के लिए पूछे तो वाणिज्य हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियल की, इंडस्ट्री से रिलेटेड, उद्योग से रिलेटेड जो होती हैं, उसमें निष्कर्षण, जनिंग, निर्माणी और रचनात्मक। तो इसको बहुत ही अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछेगा कि जो कृषि उद्योग है वो किसके अंतर्गत आते हैं, या फिर जो प्रावधिक है या एकीकरण के हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। रचनात्मक, इसमें कुछ बनाना आ जाएगा, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, भवन बनाना, बांध बनाना। और फिर प्रत्यक्ष सेवाएं, जैसे कि कोई शिक्षक होता है जो कि टीचर है, सर्विस दे रहा है अपनी, उसके बदले में जो भी इनकम उसको मिलती है, वकील है, डॉक्टर है, मनोरंजन की सेवाएं, ये सारी क्या है, बिजनेस एक्टिविटीज है। तो आपने देखा इसमें कहीं भी बात नहीं कर रहा था किसकी, एक मजदूर के लिए जो किसी भी तरह का किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसके बदले में वेतन या मजदूरी मिल रही है। तो ये क्रिया क्या है, बिजनेस एक्टिविटी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवसाय की विशेषता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन, एक्सचेंज और सेल, रिस्क एलिमेंट, ऑल द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें से कौन सी बिजनेस जो होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो उत्पादन करना, प्रोडक्शन करना बिल्कुल है, एक्सचेंज और सेल करेक्ट है, ये भी आ जाएगा। रिस्क भी होता है बिजनेस में, ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों ही क्या है, एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं, विशेषताएं होती हैं। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल रिफाइनरी और चीनी मिल को किस उद्योग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्रीज, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो आपसे कहा है कि एक उद्योग बताया है, एक इंडस्ट्री के बारे में बताया है, कौन सी, ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल जो होती हैं, और पूछा है कि इसे कैसे क्लासिफाई किया है। तो अभी मैंने बिजनेस एक्टिविटीज जो आपको समझाई थी, तो वहां पर ये बताया था कि क्या क्या उसमें आता है। तो उसके कुछ क्षेत्र भी होते हैं, कुछ सेक्टर्स में भी बांटा गया। ये 3 सेक्टर जो आपके क्वेश्चन में दे रखे हैं, प्राइमरी वाला, सेकेंडरी और टर्टियरी। जो प्राइमरी सेक्टर होता है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और पूछा जरूर जाएगा आपका। तो प्राइमरी जो होता है वहां पर जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको शामिल किया जाता है, जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी उत्पादन चीजों का किया जा रहा है, या फिर इसको कह सकते हैं रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है उसे शामिल किया जाता है। किसमें, जो प्राइमरी होती है या प्राइमरी सेक्टर होता है या प्राइमरी स्टेज होती है। और दूसरा जो है सेकेंडरी वाला, उसमें क्या आता है, उसमें आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग, जो भी कुछ उत्पादन किया जाता है उसको इसमें शामिल किया जाता है। और थर्ड नंबर जो है टर्टियरी का, इसमें क्या आ जाता है, इसमें आ जाती है सर्विसेज, जो भी सेवाएं दी जाती हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है। तो तीनों सेक्टर आपकी समझ में आ गए। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल जो होती है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर किया जा रहा है उत्पादन ही तो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग ही तो की जा रही है। शुगर मिल में शुगर बन रही है, ऑयल रिफाइनरी में ऑयल जो है उसको रिफाइन करके प्रोडक्ट बनाया जा रहा है। तो क्या होगा, ये कौन सा हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। अगर आपको कहीं पर नहीं भी याद रहे तो बस इन 3 चीजों को याद रखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि प्राइमरी में जाएगा, सेकेंडरी में या फिर टर्टियरी में जाएगा। तो एक आंसर है ऑप्शन बी। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, एग्जाम में 100% इससे क्वेश्चन आपका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस गतिविधि की पहचान करें जो व्यापार का समर्थन नहीं करती है। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डजंट सपोर्ट ट्रेड, बैंकिंग, वेयरहाउसिंग, इंश्योरेंस, माइनिंग।
तो अभी मैंने आप लोग को दिखाया था, तो वहाँ पर जो भी चीजें आती थी ट्रेड में वो मैंने सारी आपको बताई थी। तो यहाँ पर कौन सी होंगी जो उसको समर्थन नहीं करेंगी? बैंकिंग, भंडारण, बीमा और खदान। तो वहाँ पर क्या था? बैंकिंग भी थी, जो वेयर हाउसिंग है वो भी थी, भंडारण और इंश्योरेंस बीमा भी था। क्या नहीं था? जो खदानें होती हैं वो इसमें नहीं आती। जो माइनिंग होती है वो किसमें जाती है? वो इंडस्ट्री में जाती है, उद्योग में। और कौन सा उद्योग? निष्कर्षण उद्योग जो था, तो आपने फिगर देखा था वहां पर, उसमें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कि जो बैंकिंग है वहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड काम होता है, लोगों की जो भी डिपॉजिट्स होती है उनको जमा किया जाता है या बड़े बड़े लोन्स दिए जाते हैं। जो वेयर हाउसिंग होती है वहाँ पर जो भी फिनिश गुड्स होते हैं उनको रखा जाता है, सप्लाई का काम रहता है। इंश्योरेंस का काम आप समझ जानते ही है, जनरल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, कई तरह का होता है। तो ये तीनों ही ट्रेड से रिलेटेड है, लेकिन जो माइनिंग है वो क्या हो जाएगी? ये एक इंडस्ट्री है, उद्योग है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवसाय में लोगों को उनके काम के बदले वेतन या मजदूरी मिलती है? इन विच ऑक्यूपेशन डू पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर दियर वर्क? एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, नन ऑफ द अबव। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा भी है कि जो भी व्यक्ति हैं उनको काम जो कर रहे हैं, जो अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, तो उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है? वेतन मिल रहा है और मजदूरी मिल रही है। तो कौन सा हो जाता है? व्यापार तो नहीं होता, व्यापार में तो क्या मिलता है? इनकम होती है ना, आय होती है या प्रॉफिट होता है। और जो पेशा होता है वहां पर भी वो फीस लेते हैं, उनकी इनकम या प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पर क्या रहेगा? जो रोजगार होता है, एम्प्लॉय होते हैं, उनको मिलती है वेजेस मिलती है या फिर सैलरी मिलती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगर अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पूरी सीरीज आएगी जिसमें सारे जितना भी आपका सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु व्यवसायिक जोखिम का कारण नहीं बनती? विच आइटम डजंट कॉज एनी बिजनेस रिस्क? ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, इफिशिएंट मैनेजमेंट, स्ट्राइक, चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी ऐसी वस्तु है जो व्यवसायिक जोखिम का कारण नहीं बनती है? क्योंकि एक बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत से रिस्क रहते हैं, क्योंकि बिजनेस में जो होता है प्रोडक्शन आप फ्यूचर के लिए कर रहे होते हैं। फ्यूचर क्या है? अनसर्टेन है, अनिश्चित है, आपको नहीं पता कि क्या चेंजेस होने वाले हैं। तो आपको बिजनेस पॉलिसीज भी बदलेंगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बदलेंगी, बहुत से चेंजेस आते रहेंगे, एनवायरमेंट भी चेंज होता रहेगा। तो वहां पर आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी है कि उसका आप सामना आसानी से कर सके। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी कौन सी वस्तु है या आइटम है जो जोखिम का कारण नहीं बनती है? मशीनरी का टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी बिल्कुल बनेगा, उत्पादन प्रोडक्शन रुक जाएगा। कुशल प्रबंधन, हड़ताल, स्ट्राइक, स्ट्राइक हो जाएगी तब भी क्या होगा? उत्पादन रुक जाएगा। सरकार की नीति बदल जाएगी, गवर्नमेंट पॉलिसी बदल जाएगी, तो हो सकता है टैक्स बढ़ा दिया जाए। या अगर आप कोई ऐसी वस्तुएं, ऐसे प्रोडक्ट बना रहे हैं जिसके लिए कोई मशीनरी आप इंपोर्ट कर रहे हैं या रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बना दी कि आप नहीं कर सकते, बैन कर दिया, तो क्या होगा? आपका काम रुक जाएगा। लेकिन जो कुशल प्रबंधन होता है, इफिशिएंट मैनेजमेंट है, तो उससे तो काम और आसान होगा ना, उससे काम रुकेगा तो नहीं ना। तो वो चीज क्या होगी? जोखिम का कारण नहीं बनेगी। इनफैक्ट अगर हमारा प्रबंधन अच्छा है, इफिशिएंट है, तो किसी भी तरह के जोखिम का सामना हम आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन ध्यान से देखा करिए कि क्या पूछा है। यहाँ पर पूछा था नहीं बनती। जल्दबाजी में आप लोग आंसर गलत कर देंगे, तो ध्यान दीजिएगा क्या पूछा है। जोखिम का कारण नहीं बनती। आप लोग भी मेरे साथ सॉल्व करते जाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितने आपके करेक्ट आंसर्स आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यवसाय में सहायता सेवा गतिविधियों को वर्गीकृत किया गया है? इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज आर कैटेगराइज्ड? कॉमर्शियल इंडस्ट्री, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, टेरिटरी इंडस्ट्रीज। क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन सा बिजनेस है जिसमें जो सहायता सेवा यानी कि सपोर्ट सर्विसेज एक्टिविटी जो होती हैं उनको कैटेगराइज किया गया या फिर कहें क्लासिफाई किया गया है। वाणिज्यिक उद्योग, प्राथमिक उद्योग, द्वितीयक उद्योग या फिर तृतीयक उद्योग। इन सबको तो मैंने आपको समझा ही दिया है डिटेल में। तो कौन से ऐसे होते हैं? तो अभी मैंने समझाया था कि जो सर्विसेज होती हैं कहाँ जाती हैं? जहां पर भी सेवा वर्ड लिखा हो तो ज्यादा ध्यान देने की आपको जरूरत नहीं है। जहां पर भी सेवा या फिर सर्विस की बात आएगी तो कौन सा क्षेत्र हो जाता है? तृतीयक हो जाएगा, टेरिटरी इंडस्ट्री हो जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय में लाभ कमाना क्यों आवश्यक है? इन बिजनेस, व्हाई इज इट एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट? इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर्स, इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, इट इंक्रीजेस द रेपुटेशन ऑफ ए कंपनी, ऑल द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है एक बिजनेस है, वहां पर प्रॉफिट को अर्न करना क्यों एसेंशियल है? तो जो बिजनेस है वहां पर दो कॉन्सेप्ट मेनली चलते हैं, एक ओल्ड थ्योरी थी और एक जो मॉडर्न थ्योरी है। ओल्ड थ्योरी जो थी वहां पर सिर्फ प्रॉफिट को अर्न करने पर जोर दिया गया था कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, लेकिन आज की जो थ्योरी चल रही है वहां पर ये माना जाता है कि हम सोशल वेलफेयर करते हुए, समाज को लाभ देते हुए अपने प्रॉफिट को अर्न करें और अपनी वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, यानी कि अपनी संपदा का अधिकतमीकरण करें, जो आज की थ्योरी चल रही है। तो वहां पर लाभ कमाना तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ संपदा को भी हमें अधिकतम करना है समाज का कल्याण करते हुए, यानी कि कुछ क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर दिया है, उसके अंदर ही रह करके हमको प्रोडक्शन करना है कि किसी को किसी भी तरह की किसी प्रोडक्ट से हानि नहीं होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि आज करंट में लाभ का उद्देश्य क्या है, तो संपदा को अधिकतम करना है। यहाँ पर जो कह रहा है कि व्यवसाय में लाभ कमाना क्यों आवश्यक है, तो निवेशकों को रिटर्न देना, जिन लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है उनको प्रतिफल भी तो देना है। भविष्य के विस्तार के लिए हमें अपने बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो वहां पर हमको प्रॉफिट चाहिए ही है। और कंपनी की जो प्रतिष्ठा होती है, अगर कंपनी अर्न कर रही है, प्रॉफिट लाभ में दिखाई दे रही है, तो उसके शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है, वहां पर इन्वेस्ट करना आप लोग भी चाहेंगे। तो ये तीनों ही हो जाते हैं मेन रीजन जिनकी वजह से प्रॉफिट अर्न करना आवश्यक होता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट? द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरोअर देन बिजनेस, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, ट्रेडर्स सर्व्स एज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। यहाँ पर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा। तो आइए देखते हैं एक स्टेटमेंट को। पहला जो स्टेटमेंट कह रहा है कि जो कॉमर्स होती है, वाणिज्य होती है, उसका जो दायरा होता है व्यवसाय की तुलना में छोटा होता है। सही है, बिजनेस बड़ा है, बिजनेस एक्टिविटीज में ही जो होती है कॉमर्स से रिलेटेड चीजें भी आती हैं। जैसे कि अभी जो चार्ट दिखाया था आपको, तो वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज को तो डिवाइड किया गया था, ट्रेड में, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में और डायरेक्ट जो सर्विसेज थी उसमें। तो सही हो जाएगा पहला पॉइंट। वाणिज्य में व्यापार और व्यापार के सहायक तत्व शामिल हैं, करेक्ट है। विदेशी व्यापार एक ही देश के व्यापारियों द्वारा खरीद और बिक्री है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन ट्रेड होता है, जो विदेशी व्यापार होता है, उसमें क्या रहेगा? विदेशी व्यापार जो होता है दूसरे देश जो होता है, दूसरी कंट्री जो, उसके साथ हम क्या कर रहे होते हैं, जो भी अपने प्रोडक्ट होते हैं उनको इंपोर्ट कर रहे होते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो वहां पर जो फॉरेन ट्रेड होता है वो दूसरे देश के साथ खरीद और बिक्री होती है, क्रय विक्रय होता है, सेल या फिर परचेज होता है, ना कि अपने देश के साथ। तो यहीं पे गलत हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं डी पॉइंट भी क्या कह रहा है कि व्यापारी उत्पादकों और भुगताओं के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, करेक्ट है। उत्पादक जो कि बना रहे हैं और जो भुगता है जो कि कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग हैं, डायरेक्ट हम लोग फैक्ट्री या मिल थोड़ी ना जाते हैं जो भी चीजें खरीदने के लिए, हम प्रोडक्ट कहाँ से खरीदते हैं? जो ट्रेडर्स होते हैं, जो बीच में मध्यस्थ होते हैं, चाहे वो आप कई तरह के होते हैं, एक चेन चलती है तो एजेंट भी होते हैं, या फिर जो थोक व्यापारी होते हैं, रिटेल सेलर्स होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। वो डिपेंड करता है किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग है, किस तरह का बिजनेस है, उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, अलग अलग चेन्स होती हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो होगा ऑप्शन सी। करेक्ट मीन्स जो कि गलत था तीनों में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वामित्व को कहा जाता है इंडिविजुअल ओनरशिप इज कॉल्ड एज ज्वाइंट ट्रेड बिजनेस, सोल प्रोप्राइटरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पार्टनरशिप। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंडिविजुअल ओनर होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, उसको क्या कहा जाता है? तो एक बिजनेस की अगर हम बात करें, उसके बहुत से फॉर्म्स होते हैं, बहुत से प्रारूप होते हैं, बहुत से प्रकार होते हैं। अगर हम मेनली इसको डिवाइड करें तो दो तरह से होता है। एक तो हो जाते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं और दूसरे हो जाते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के होते हैं। तो जो प्राइवेट सेक्टर में आते हैं उसमें आ जाती है आपकी जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जो ज्वाइंट ट्रेड बिजनेस है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, या फिर जो पार्टनरशिप होती हैं, इनको शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा था कि एक ही ओनर होगा, इंडिविजुअल ओनर होता है, तो वो क्या हो जाता है, एकल स्वामित्व हो जाता है। यहाँ पर
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियां निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से पंजीकृत हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर कंपल्सरी registered under which of the following act? The Companies Act 2013, the Cooperative Societies Act 1922, the Indian Contract Act 1872, the Cooperative Societies Act 1912। तो इन सब की बात हम करेंगे। जो कंपनी अधिनियम होता है जो आपका 2013 चल रहा है, तो जो भी कंपनीज होती हैं वो इसके अंतर्गत क्या होती है? रजिस्टर्ड होती हैं। जो कंपनीज होंगी वो इसमें रजिस्टर्ड होती हैं। और जो सहकारी समितियां होती हैं तो वहां पर जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं वो इसके अंतर्गत रहती है। लेकिन इसका अधिनियम है सहकारी समिति अधिनियम 1912 है। करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है वो क्या हो जाएगा? उसमें जो भी अनुबंध होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं वो इसमें रजिस्टर्ड होते हैं। तो अनुबंध के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। और इसी तरह साझेदारी अधिनियम भी होता है, 1932 है जो साझेदारी अधिनियम होता है। तो अलग अलग अधिनियम बनाए गए हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यवसायिक संगठन का अपने सदस्यों के प्रति सीमित दायित्व होता है? Which of the following forms of business organization has limited liability to his members? Partnership, company, sole proprietorship, joint Hindu family business। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कौन सा व्यवसायिक संगठन होता है जिसमें जो उसके सदस्य होते हैं उनका जो दायित्व है, लायबिलिटी है, वो सीमित होती है। उनका जो दायित्व होता है वो अपने जो सदस्य होते हैं उनके प्रति सीमित होता है। वो हो जाता है साझेदारी है या कंपनी, एकल स्वामित्व या फिर संयुक्त हिंदू पारिवारिक व्यवसाय। इसमें कौन सा होगा? ये हो जाता है कंपनी। जो कंपनी होती है उसमें जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनका जो दायित्व होता है वो लिमिटेड लायबिलिटी होती है। लेकिन जो साझेदारी होती है, साझेदारी में, पार्टनरशिप में जो उनके सदस्यों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। इसमें कितने होते हैं पार्टनर्स, कितने रिक्वायर्ड हैं, मिनिमम कितने हैं, या कितने तरह की कंपनी होती हैं, इस पर रिलेटेड वीडियो जो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। उसमें इसके सदस्यों की संख्या या फिर जो कंपनी है कितने तरह की रहती है, क्या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उस पर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसको डिटेल में। यहाँ पर जो फॉर्म्स है उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन साझेदारी फर्म का अवगुण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिमेरिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म? अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, डोमिनेंस ऑफ वन पार्टनर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो साझेदारी फर्म होती हैं, पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, ये जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर के आपस में कोई जो है आपस में अनुबंध कर लेते हैं, साझेदारी अनुबंध करते हैं और बिजनेस कर रहे होते हैं, तो वो साझेदारी कहलाती है, साझेदारी फर्म कहलाती है। उसका क्या अवगुण होता है, क्या डीमेरिट होती है? तो लाभ का अनुचित वितरण है, अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ये तो नहीं रहता है क्योंकि पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कितना किसको प्रॉफिट मिलना है, उनका लाभानी अनुपात होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी ऐसा भी नहीं है, डोमिनेंस ऑफ वन पार्टनर ये भी अवगुण नहीं है। क्या हो जाएगा? असीमित दायित्व, जो दायित्व होता है उनका अनलिमिटेड होता है। दायित्व से मतलब ये है कि जैसे ऋण लिया गया है, लोन लिया गया है, तो अगर बाकी के सपोज कर लीजिए 5 पार्टनर्स हैं, अगर 3 पार्टनर्स चुकाने के लिए नहीं चुका पा रहे हैं, नहीं पेमेंट कर पा रहे, तो जो 2 पार्टनर्स रिमेनिंग रह जाते हैं उन दोनों को ही पूरा जो लोन होता है वो चुकाना पड़ जाता है, उनका दायित्व बनता है ये। भले ही उन्होंने पूंजी समान अनुपात में, कैपिटल इक्वल रेशियो में लगाई हो उस बिजनेस में, लेकिन उस लोन को पे करने के लिए उन दोनों का भी, अगर वो बाकी के 3 दिवालिया हो जाएंगे तो इन दोनों का अपना पूरा दायित्व बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पर असीमित दायित्व होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का संगठन अपने खाते किसी को दिखाने के लिए बाध्य नहीं है? Which type of organization is not bound to show its accounts to anyone? Company, partnership, sole proprietorship, cooperative society। तो जो अकाउंट्स रखते हैं, क्योंकि सभी प्रकार के जितने भी आपके बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं वो सभी अपने अकाउंट्स रखते हैं, अपनी बुक्स बनाते हैं, लेकिन जो एकल स्वामित्व वाले होते हैं, जो सोल प्रोप्राइटरशिप वाले होते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ही पूंजी लगी होती है, अपना ही उनका लाभानी होती है,
किसी और से होने का मतलब नहीं होता। इस वजह से इनको अपने अकाउंट को किसी दूसरे व्यक्ति को दिखाना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस के लिए, क्योंकि इसकी आपकी सीरीज चलेगी पूरी आपके एग्जाम तक, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।